दुश्मन दो नावों पर सवारी करने लगे तो समझ लीजिए कुछ बड़ा खेल चल रहा है। पाकिस्तान अब अकेले नहीं खेल रहा, अब वो चीन और अमेरिका दोनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उसके विदेश मंत्री अमेरिका में जाकर वॉशिंगटन की वाइन पी रहे हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन की चाय के प्याले में डूबे हुए हैं। यहाँ पर वाइन का और चाय का मतलब वो नहीं है जो होता है, ये अलग अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार अमेरिका के दौरे पर हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख और हाल ही में फील्ड मार्शल जो बने हैं आसिम मुनीर, वो अपनी श्रीलंका और इंडोनेशिया की यात्रा को छोड़कर चीन दौड़ पड़े। यानी एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ चीन पहले से ही पाकिस्तान का यार है। अब भारत की चिंता यह है कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और बीच में पाकिस्तान खुश और भारत चारों तरफ से घिरता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यम जी का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, पाकिस्तान की रणनीति दोनों नावों पर पैर और अमेरिका और चीन दोनों विरोधी भी हैं और पाकिस्तान दोनों पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान दो नावों की सवारी कर रहा है। हाँ। आप ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तान के दोनों हाथ हाँ। कढ़ाई में हैं। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो ये दो बड़ी कढ़ाइयाँ जो हैं चीन और अमेरिका, दोनों उसकी तरफ मेहरबान हैं। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद ये दोनों महाशक्तियां पाकिस्तान पर कृपा बरसा रही हैं। बिल्कुल लगातार। अब देखिए पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल बने हैं स्वयंभू, वो अमेरिका गए और उनको इतनी तवज्जो दी कि उनके साथ लंच किया राष्ट्रपति ट्रंप ने और फिर एक के बाद एक सिलसिला वहां जाने का। अभिषेक डार साहब भी वहां डेरा जमाए बैठे हैं। तो एक तरफ अमेरिका को साथ रहे और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए चीन। अब चीन में भी उनकी वहां के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दो वर्जन सामने आ रहे हैं। एक वर्जन तो जो पाकिस्तानी अखबार हैं वो दे रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है वो उसमें और डेप्थ बढ़ी है और आपसी सहयोग की बात हो रही है और जो जियोपॉलिटिक्स है इस खित्ते की, इस इलाके की, उसको कैसे और मजबूत किया जाए, उसमें अपने पक्ष को वो बात हुई है। और दूसरी तरफ अगर आप भारत के मीडिया को देखेंगे तो उसमें इस तरह की बातें हैं कि आसिम मुनीर को जमकर झाड़ पड़ी है। झाड़ किस लिए पड़ी है कि जो चीन के लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी सुरक्षा को लेकर उसको हड़काया है और जो सीपेक का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो प्रोजेक्ट है उसकी सुरक्षा को लेकर वांग यी ने उनको हड़काया है। अब ये भारतीय और पाकिस्तानी वर्जन है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान ने जो दो बड़े यार बना लिए हैं वो एक तरह से अच्छा भी है और उनको साधना बड़ा मुश्किल काम भी है। क्योंकि जब आप अमेरिका की तरफ झुकते हुए दिखते हो तो चीन को आप पर डाउट होने लगता है कि ये पाकिस्तान कहीं उसके गोदी में ना बैठ जाए। और जिस तरह से ट्रंप ने उनको तवज्जो दी उससे ये स्वाभाविक है कि चीन को लगे कि मैंने तो इसको ऑपरेशन सिंदूर में इतनी मदद की और अब ये पाला बदल रहा है। तो उसी को संभालने भागे भागे गए आसिम मुनीर चीन, या हो सकता है कि बुलाया हो। और अभी तो 80% जो पाकिस्तान के हथियार हैं वो चीनी हैं और आगे भी उसे हथियारों की भी जरूरत है। दूसरे जो युद्ध के साजो सामान हैं, सपोर्ट सिस्टम है, उसकी भी जरूरत है। तो हो सकता है कि उसके लिए भी बातचीत हो रही हो, क्योंकि ध्यान रहे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है। बिल्कुल, वो जारी है। चौहान ने कल ही बोला है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये युद्ध विराम हुआ है, अभी लड़ाई एक और होनी है। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस तरह से भी इसकी व्याख्या करते हैं कि अभी एक लड़ाई होगी भारत पाकिस्तान के बीच में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में उस तरह का कोई बन रहा है। और खासतौर पर जब अमेरिका इस तरह से इस पूरे मामले को देख रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है और उसको रोकना ट्रंप अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वो उस हद तक जाने देंगे पाकिस्तान को। लेकिन ये परिस्थितियां तो बन गई हैं। बिल्कुल। और इसको एक नजरिया और ही देखने का कि पाकिस्तान हाइपर एक्टिव है। कूटनीतिक जंग में भारत से आगे निकलने के लिए, बढ़त हासिल करने के लिए, अपने आप को चाक चौबंद करने के लिए वो लगातार
बड़ी त्वरित गति से अफर्ट कर रहा है। वो दोनों महाशक्तियों को विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा है और दोनों महाशक्तियों से क्या क्या फायदे उठा सकता है वो भी कर रहा है। आपको नहीं लगता कि आपने शुरुआत जब इसका जवाब देने की शुरुआत की तो आपने कहा कि दोनों हाथ कढ़ाई में हैं, कढ़ाई में तेल अगर गर्म हुआ, कढ़ाई में से मतलब होता है कि कढ़ाई में पकवान रखे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों हाथों से मान लीजिए उसमें पकवान नहीं है, उसमें गर्म तेल है, क्योंकि आपका खतरा भी बैकफायर भी तो हो सकता है। बिल्कुल चीन कैसे चाहेगा कि आप अमेरिका के बार बार यहाँ पर भाग रहे हैं, चीन और अमेरिका का अलग चलता है, अगर बैकफायर कर गया तो उल्टा दांव पड़ जाएगा, या पाकिस्तान संभालने की कोशिश कर रहा है और कर भी लेगा, तो ये तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा होगा, सवाल इसमें ये भी जुड़ता है। नहीं, ये रिस्क तो होती है। हाँ। जब आप इतने बड़े देशों को, दो परस्पर धुर दुश्मन शत्रु देशों को आप साधने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा डाउट में रहते हैं। तो आप इसको अतिरिक्त चालाकी भी कह सकते हैं, ओवर स्मार्टनेस भी कह सकते हैं, या इसके खतरे होते हैं। जब आप ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं तो आप मुश्किल में भी पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन है उसकी वजह से वो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और दोनों उसको साध, न केवल पाकिस्तान दोनों को साध रहा है बल्कि दोनों भी पाकिस्तान को साधने में लगे हैं। दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ रहे, तो पाकिस्तान को दोनों नाराज भी नहीं करना चाहते। ये एक ऐसी चीज है जिसका पाकिस्तान जमकर इस्तेमाल कर रहा है और सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहा है, उसके फायदे भी उठा रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। सवाल उठता है कि भारत इसको कैसे काउंटर करेगा। बिल्कुल। तो जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है उस मामले में मुझे लगता है कि अभी भारत सरकार को समझ में आ गया है कि इसे अभी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा वाशिंगटन में चीज़ों को बदलने में। थोड़ा ठंडा पड़ेंगे, ट्रेड डील होगी, उसके बाद ही कुछ दूसरे इनिशिएटिव लिए जा सकेंगे। लेकिन चीन के मोर्चे पर पहल शुरू हो गई है। आपको पता है विदेश मंत्री जयशंकर वहाँ गए थे, उसके बाद से एक एक करके कई मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं जिसमें टूरिस्ट वीज़ा देने की नंबर बढ़ा दिया गया है। फिर ये भी हुआ है कि LAC पर और बातचीत हो और उनको रिजॉल्व किया जाए इश्यूज को। तो भारत भी ने अपना पहलू बदला है। भारत अब पूरा एंटी चाइना दिखने के बजाय चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में बढ़ रहा है, ताकि जो पाकिस्तान पर उसका जो प्रेम है, आशीर्वाद है, वो थोड़ा कम हो और हमारी शत्रुता भी कम हो। क्योंकि भारत में भी चीन का $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में इतना नहीं है। पाकिस्तान में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जरूर हैं, जैसे बलूचिस्तान में है, CPEC का है, लेकिन हिंदुस्तान में भी उसके इंटरेस्ट कम नहीं है, क्योंकि 150 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये एक बड़ा बाजार है। और ऐसे में जब कई बाजार उसके लिए बंद हो रहे हैं तो भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार है। तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि जो शत्रुता है वो कम हो, ताकि पाकिस्तान से उसका प्रेम कम हो और उसका जो खतरा है टू फ्रंट वॉर का, या पाकिस्तान और चीन मिलकर उसके खिलाफ लड़े, या चीन के आशीर्वाद और सहयोग से पाकिस्तान हमारे खिलाफ लड़े, इसको कैसे कम से कम इस खतरे को कम किया जाए। पाकिस्तान का गेम चल रहा लगातार, ये तो बड़ा ही गेम है, जो आपने कहा कि बहुत ही ओवर स्मार्ट तरीके या स्मार्टली बहुत वो काम कर रहा है, और कह भी सकते हैं कि बहुत अच्छी चालाकी से काम कर रहा है, दो दुश्मनों को पाले में जाके काम कर पा रहा है। अब आपने कहा कि भारत भी अब थोड़ी स्मार्टनेस तो दिखा रहा है, चीन की तरफ जा रहा है, अमेरिका से बातचीत तो चल ही रही है, थोड़े रिश्ते तो उनसे अभी भी तकरार के ही चल रहे हैं। मोदी जी ऐसी चाल चल पाएंगे, आपको इतना भरोसा है? क्योंकि चीन के साथ तो झूले थे, उसके बाद क्या हाल हुआ। चीन हमारा दोस्त तो नहीं बन पाता कभी, शुरुआत से लेके अभी तक। चीन पे भरोसा हम नहीं कर पाएंगे तो चीन से रिश्ते कैसे सुधार पाएंगे? सफल ये प्लानिंग मोदी जी की होगी अमेरिका और चीन को ले जाने की, कि यहाँ पर भी बैलेंसिंग के चक्कर में हम हो जाए? नहीं, देखिए अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है। जो पहले चीजें थी वो वैसी नहीं रही हैं, और जो RIC वाला जो प्रपोजल है, रूस, इंडिया, चाइना वाला माफ कीजिए, तो उसकी वजह से चीजें बदल रही हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पहले शत्रुतापूर्ण हमारे रिश्ते रहे तो कभी बदल नहीं सकते हैं। चीजें बदल रही हैं, पूरी दुनिया बदल रही है, सारे रिश्ते बदल रहे हैं, तो ये रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं, बदल सकते हैं। चीन टेक्नोलॉजी में किस गति से आगे बढ़ रहा है, अगर हमें उसका सपोर्ट मिल जाए
चीन को डाउट क्या है? चीन का डाउट यह है कि हम अमेरिका के पाले में चले गए। अमेरिका के पाले में चले गए हैं मतलब हमारे दुश्मन के पाले में चले गए। अगर भारत उसको ये यकीन दिला सके कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, तो उसी से काफी रिश्ते बदल सकते हैं। तो हमारी वाली गलती तो पाकिस्तान भी कर रहा है, उनके पाले में जा रहा है। पाकिस्तान तो दोनों को विश्वास में ले रहा है ना, दोनों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। और दोनों, वो पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इसलिए पाकिस्तान, और पहले से पाकिस्तान जो अपनी पहल कर चुका है, चाहे वो अमेरिका के साथ उसके पुराने संबंध हो और चाहे चीन में अमेरिका का इन्वेस्टमेंट हो पुराना है, ठीक है। और फिर ये भी शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है, उसमें उस गणित के हिसाब से चीन को लगता है कि पाकिस्तान भारत का शत्रु है, इसलिए पाकिस्तान हमारा मित्र हो सकता है। तो ये तमाम तरह के कूटनैतिक दांव पेच हैं जिनकी वजह से ये स्थितियां बन रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब एक चेंज आ रहा है उनकी भारत की विदेश नीति में भी, और ये एहसास हुआ होगा कि अब हमें अपने देशों के साथ रिश्ते सुधारने हैं। मुझे लगता है कि पड़ोस में भी उस तरह की पहल अब शुरू होने जा रही है। पड़ोस में भी उस तरह की पहल होंगी, जल्दी ही होंगी, और उसका भी असर दिखेगा। तो मोदी जी न चाहते होंगे लेकिन बदलना तो पड़ेगा। सिचुएशन बदल गई है और उनकी बहुत किरकिरी हुई है, फजीयत हुई है इस बीच में, तो उससे उन्होंने सबक सीखा होगा। हमें ये मानकर चलना चाहिए। बिल्कुल, तो बात वही है कि मोदी जी माने ना माने, लेकिन मानना तो पड़ेगा। लेकिन जो चीजें भी बताएंगी, जैसे भारत का रणनीति अपनी बदलाव कर रहा है, उसमें चीन की तरफ भी बढ़ रहा है, अमेरिका की तरफ तो वो पहले से था ही, तो उससे हो सकता है जो पाकिस्तान हमें खतरा देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और चीन की तरफ जाके, तो मोदी जी हो सकता है बैलेंस कर पाए। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि जो पाकिस्तान दो नाव पर पैर रख रहा है, पानी की गहराई काफी ज्यादा है। अब देखते हैं कि डूबेगा कौन, पाकिस्तान की चाल, अमेरिका का भरोसा। ट्रंप के आने के बाद इन रिश्तों की गर्माहट में थोड़ी सी तेजी आई है। चाइना क्यों चाहता है लड़ाई चलती रहे, और फिर एंड में जब लड़ाई खत्म हो तो रूस जीते? ऐसा चाइना क्यों चाहता है? चाइना नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई नजर डाले। यानी कि इंडिया का माइंडसेट बन गया है कि जब भी चाइना हमला करेगा पहाड़ों पे करेगा। असली बात यही है कि लड़ाई चाइना के साथ जब भी होगी, असली वाली लड़ाई, तो समुद्र में होगी। कि चाइना से सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी ले लो, और ये चाइनीज रिसर्चर जो हैं, जो इसके इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो यूएस में जाके काम करते हैं, ये कई बार पकड़े गए हैं टेक्नोलॉजी चोरी करते हैं। क्योंकि जितनी भी चाइना के पास टेक्नोलॉजी है सब अमेरिका से चोरी करी, यूरोप से। आज का कैप्सूल नहीं देखा है दोस्तों तो आप देख लीजिए। कैप्सूल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कैप्सूल देख लीजिए? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो वीडियो है इसका उस वाले कैप्सूल से, आज के कैप्सूल से बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। ये एक्सपैंडेड वर्जन है जो आज दोपहर में आपने कैप्सूल देखा था। फिर कह रहा हूं नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वीडियो जरूर देखिए। भारत और चीन के बीच में अचानक से बर्फ पिघल रही है, अचानक से दोस्ती हो रही है, और इसके पीछे जियोपॉलिटिकल गेम क्या है, खेल क्या चल रहा है दोस्तों? कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग अगर दुश्मन भी हों, जब सामने एक बड़ा खतरा आता है, एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, तो लोग ये कहते हैं ठीक है चलो एक काम करते हैं, आपस में निपट लेंगे, बाद में एक दूसरे से, पहले उस चुनौती से निपटते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में दुनिया समझ नहीं पा रही इसका करें क्या। ये सवेरे कुछ बोलता है, शाम को कुछ सोचता है, और रात को कुछ और ही करता है। इसके सोचने, समझने, कहने और करने में कोई कनेक्शन नहीं है। ये चारों इंडिपेंडेंट रेलवे के कंपार्टमेंट हैं इसके, जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इंजन के साथ जा रहे हैं। एक कंपार्टमेंट एक इंजन के साथ लगा है, अलग डायरेक्शन में जा रहा है। यह भला का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और इसने जाने अनजाने में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा काम कर दिया है कि भारत और चीन को शायद पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। दोस्तों, गलवान के बाद जो बर्फ जमी थी, जो रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं मर गए थे रिश्ते लगभग भारत और चीन के, उसमें जान आ गई है। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भारत और चीन कोशिश नहीं कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन की, दोनों देश कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद इन रिश्तों की गर्माहट में थोड़ी सी तेजी आई है। चलिए आज हम जियोपॉलिटिकली डिस्कस ये करते हैं कि चीन और भारत के बीच में चल क्या रहा है। 5 सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। पाकिस्तान इतना ताकतवर बन चुका है कि अमेरिका और चीन को दोनों को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया को कोई घास भी नहीं डाल रहा। इसके ऊपर मजीद भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इन इंडिया चाइना
इंचिंग क्लोजर, अ ट्रम्प रोल ही वॉन्ट ब्रैग अबाउट। साफ सीधी बात है, ट्रंप इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। ये जो दूरियां नजदीकियां बनी, लेकिन ट्रंप चाहता नहीं था ये हो गया। ट्रंप नहीं चाहता था, ट्रंप की चाहत कुछ और थी। ट्रंप ये चाहता था कि टैरिफ की धमकी देके पूरी दुनिया थर-थर कांपे। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं, कांपना शुरू कर दो, डरना शुरू कर दो। यहां पे दोस्तियां हो गई। जो लोग एक दूसरे के गरेबान में हाथ पकड़े, ऐसे गरेबान पकड़े हुए थे अपने हाथों से, जो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे, जो कि मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो कह रहे थे हमारी इतनी बैलिस्टिक मिसाइल तो उसके इतने टैंक, ये बातें चल रही थी, उनके बीच में ट्रंप ने बर्फ पिघला दी। ये देखिए सबसे पहले ये डॉक्टर जयशंकर का ट्वीट है, इसको हम पढ़ेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, फिर मैं ये बाकी जितनी भी न्यूज है इस पर आऊंगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो ट्वीट है ये जुलाई 15 का है। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब जुलाई 15 का ट्वीट आज की तारीख में, यानी कि 9 दिन के बाद 24 जुलाई को आप क्यों दिखा रहे हो? इसका क्या मतलब है? दोस्तों अगर आप ये देखेंगे, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने ट्वीट करी है अपनी फोटो और शी जिनपिंग की फोटो, और बोला है कि रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर बायलैटरल टाइज, वैल्यू द गाइडेंस ऑफ आवर लीडर्स इन दैट रिगार्ड। ये एक सूखा साखा सा ट्वीट डॉक्टर एस जयशंकर ने, इसमें कोई हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे ये सब कुछ नहीं लिखा, लेकिन हां भारत ने एक्नॉलेज करा, ये दोनों मिले, उन्होंने ट्वीट करा। अब इसके बैकग्राउंड में ये 15 जुलाई का ट्वीट है दोस्तों। अब देखिए इससे हुआ क्या है। ऑन 14 जुलाई 225 external affairs minister during his first visit to China in 5 years met Chinese President Xi Jinping. Jaishankar raised the border issue in meeting with his Chinese counterpart Wang Yi. ठीक है, अब आते हैं हम अक्टूबर 2024 में। Both countries agreed on patrolling arrangements along LOC resolving tensions from 2020 गलवान क्लैश। 2020 में गलवान क्लैश हुआ था, यानी कि ट्रंप के आने से पहले, ट्रंप तो 20 जनवरी 2025 को आया है। कहने की यह बात है कि 2024 में और उसके भी पहले ये सारी की सारी चीजें सेटल हो रही थी, राइट? इसलिए मैंने डेट्स लिखी हैं यहां पे कि आपको यह पता लग जाए कि चीजें पहले से सेटल हो रही थी। ऐसी बात नहीं कि ट्रंप ने इसकी शुरुआत कराई, ट्रंप के आने से एक मोमेंटम मिला है, पुश मिली है। India's 85 billion trade deficit with China is a key factor. Niti Aayog has proposed easing rules that currently require extra security for investment by Chinese companies, arguing that the existing restrictions have led to delays in several major deals. अच्छा, नीति आयोग का यह कहना है कि जो आपने चाइनीज कंपनीज को रोक रखा है ना, कि ये सिक्योरिटी क्लियरेंस, फलाना ढिमका सिक्योरिटी क्लियरेंस, इससे क्या होता है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट आने में थोड़ा सा देर हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। नीति आयोग proposed allowing Chinese companies to acquire up to 24% stake in Indian firms without prior government approval. The India-China handshake reflects a pragmatic realization of mutual economic dependence amidst uncertainties. ये uncertainties कौन सी हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो लड़ाइयां चल रही है वो। सबसे बड़ी बात, सबसे अनसर्टन फैक्टर ये ट्रंप है। दोस्तों अब ये हम डेक्कन हेरल्ड की न्यूज अगर देखते हैं, तो बिल्ड द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द लोअर रीचेस ऑफ द यारलुंग ज़ांगबो रिवर इज फुली विद इन चाइना सोवरेनिटी। यहां पे चाइना कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना डैम बना रहा है, वो चाइना का अधिकार है, चाइना की सॉवरेन राइट है, और इसमें किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा चाइना बोल रहा है। ये तो एक चीज है। दूसरी चीज है, डैम ऑन अपर रीचेस ब्रह्मपुत्र विल नॉट इंपैक्ट इंडिया, बांग्लादेश, चाइना। चाइना ने एक और बात कह दी है कि यार हम डैम बना रहे हैं, आप ये मत सोचना। अच्छा, ये सब प्रोपेगेंडा कहां से चल रहा है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान ये कह रहा है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने इन अबेयंस रखा है, भारत ने उसको अलग कर दिया है, भारत ने पानी रोक दिया है, इसलिए हमारा दोस्त देश चाइना भारत का पानी रोक देगा। ठीक है, ये जो चाइना का स्टेटमेंट है, ये पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। नॉट दैट पाकिस्तान माइंड्स अ थप्पड़ वंस इन अ वाइल, उनको तो आदत है ये सब जलील होने की, लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना ने क्लियर कर दिया है कि आपको भैया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा इंटरनल मामला है, पहली चीज, और दूसरी चीज आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिया को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी कही थी कि भाई 80% ऑफ ब्रह्मपुत्रा's वाटर, 80% ब्रह्मपुत्र का पानी, चाइना कोई डैम बनाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बारिश के पानी से और बड़ी बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो फिर माइटी ब्रह्मपुत्र बनती हैं और एक साथ वो बड़ी नदी निकलती है। प्रधानमंत्री महोदय मालदीव गए हुए हैं और मालदीव से बड़ी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है, पूरा गोदी मीडिया दावा कर रहा है कि मालदीव जो है वो मोदी जी के सामने बिछा हुआ है बिल्कुल, और मालदीव में मोदी जी ने कोई जंग जीत ली। लेकिन हकीकत क्या है? एक तो यह हकीकत है कि मोदी जी को गले लगने, कैमरे पर दिखने और इन सब चीजों का बहुत शौक है। अक्सर उसका काफी मजाक भी उड़ता है। अभी वो जब लंदन गए हुए थे केर स्टेमर के साथ, जिस तरह का उनका वीडियो आया है, अल अरबिया ने वो वीडियो बाकायदा लगाया है, एक रील की तरह लगाया है ट्विटर पर। उस वीडियो को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और आप खुद देखिए ये कितना अजीब लग रहा है।
साफ साफ लग रहा है कि जबरदस्ती गले लगना, हाथ मिलाना, यह सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए, ताकि वीडियो लगाकर दिखाया जा सके, हिंदुस्तान की गोदी मीडिया यह दिखा सके कि मोदी जी स्ट्रेमर साहब के कितने करीब हैं। लगातार ये हरकतें की जाती हैं, इन हरकतों का मजाक उड़ता है। मोदी जी समझ नहीं पाते हैं या जानबूझकर नहीं समझते हैं कि जोर से गले मिलना, कई कई बार हाथ मिलाना, जबरदस्ती बहुत इनफॉर्मल दिखना, ये सारा कुछ सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और खास तौर पर इतने हाई लेवल पे आप दूसरे नेताओं की जो गले लगने की तस्वीरें देखेंगे, बहुत हल्का सा, जिसको हाफ हक कहते हैं, वो होता है। एक बार हाथ मिलाए, कैमरे के सामने पोज दिया, एक फोटो खिंचाई और फिर अंदर काम पे चले गए। लेकिन मोदी जी अंदर काम पे जाने की जगह बाहर फोटो पे ज्यादा फोकस करते हैं, और यही मालदीव में भी हुआ। बिल्कुल उतर के आए हवाई जहाज से, उसके बाद मुइज़्ज़ू उनको लेने आए थे, यह अच्छी बात थी, और उसके तुरंत बाद मुइज़्ज़ू के जबरदस्ती गले लगना, यह सारा कुछ वीडियो हमने देखा। मालदीव में मोदी जी का इतना स्वागत क्यों हो रहा है, मोदी जी मालदीव गए क्यों, और मोदी जी के मालदीव यात्रा से भारत को मिला क्या, इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा समझना होगा। अच्छी बात यह है कि संसद में सोमवार से उस पर डिबेट होगी, तो शायद कुछ सामने निकल कर आए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई तो थी ही, लेकिन चाइना बहुत क्लियरली पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और उसने सिद्ध किया कि वो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। वहीं आप नेबरहुड फर्स्ट करते रहे, लेकिन आपके नेबरहुड यानी कि पड़ोस में एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, और दुनिया का कोई मुल्क आपका ऑल वेदर फ्रेंड साबित नहीं हुआ। इस चीज ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार और भारत के जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जबरदस्त चिंता पैदा की है। 2 जहाज गिर गए, 4 जहाज गिर गए, यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। युद्ध होगा तो जहाज गिरेंगे, यह मैं बार बार कहता हूं। यहां प्रॉब्लम बस इतनी है कि मोदी जी और उनकी सरकार एक बार बयान दे देती कि कितने जहाज गिर गए, बात खत्म हो जाती। समस्या यह है कि 11 साल से आप शासन में हैं और आपने सारी दुनिया में डंका बजने के दावे किए, लेकिन अपनी हरकतों से सारी दुनिया में अपने रिश्ते खराब कर लिए। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी तरह से रिश्तों को बनाने की कोशिश की जा रही है। सुशांत सिंह येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, उनका एक आर्टिकल छपा है जो बहुत गौर से पढ़ना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ मोदी की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से फेल हुई है, और अब चाइना की शर्तों पर समझौता हो रहा है। हमको दिखा भी कि हमारे विदेश मंत्री भाग के चाइना गए, और अब खबर आ रही है कि शायद मोदी भी चाइना जाए। खैर, लौटते हैं मालदीव पर। मालदीव के साथ रिश्ते खराब हुए थे, उसमें दोनों जिम्मेदार थे। अकेले भारत भी नहीं जिम्मेदार था, अकेला मालदीव भी नहीं जिम्मेदार था। जिस तरह की नीतियां मोदी जी ने अपनाई, और खास तौर पे यह बात मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरह हमारे यहां लिंचिंग, मुसलमानों के खिलाफ लगातार बातचीत होना, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, ये सारा कुछ होता है, ये सारी दुनिया में जाती है और उसका इंप्रेशन खराब पड़ता है। नतीजा यह हुआ कि मुइज़्ज़ू ने पूरा चुनाव जो है वो इंडिया आउट के नारे पर लड़ा कि भारत को बाहर किया जाए, और मुइज़्ज़ू जो ही सत्ता में आया उसने तुरंत भारत की जो वहां पे तैनातियां थी उनको वापस लेने की बात करनी शुरू की, भारत के साथ रिश्ता खराब करने की कोशिश की। अब देखिए, अगर कोई मैच्योर नेता होता, अगर कोई परिपक्व नेता होता, तो वो नी जर्क रिएक्शन नहीं करता, खट से नहीं बदल जाता। हमेशा इस बात को याद रखिए कि डिप्लोमेसी में जहां बैनुल अक़वाम का मामला हो, इंटरनेशनल मामला हो, जहां पर वहां हीरोगिरी नहीं चलती है। लेकिन मालदीव ने शुरू किया और आपके यहां हीरोगिरी शुरू हो गई। मोदी जी पहुंच गए लक्षद्वीप में बाकायदा ऐसा दिखाया गया कि लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा दिखाया गया कि मालदीव के टूरिज्म को हम बर्बाद कर देंगे, मानो टूरिज्म को बर्बाद करके आप जंग जीत लेंगे, या आप अकेले मालदीव में टूरिज्म के लिए जाते हैं, दुनिया में कोई और आता नहीं है, बीचेज पे सारी दुनिया आती है, आप नहीं जाएंगे, कोई और आएगा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भक्तों ने शुरू कर दिया बायकॉट मालदीव का ट्रेंड। तो जो रिश्ते अंदर अंदर बातचीत करके, थोड़ा हुक से, थोड़ा क्रुक से, अंग्रेजी में कहावत है बाय हुक बाय क्रुक, थोड़ा दबाकर, थोड़ा कुछ दे लेकर, कुछ प्यार से बात सुलझानी चाहिए थी और एक रिश्ता बनाना चाहिए था, उसको आपने और बर्बाद करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको भारत में जनता को दिखाना था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इस बात को ईगो पर ले लिया कि मालदीव में चुनाव गो इंडिया या भारत जाओ इंडिया गो वाला जो नारा था
उस नारे पर लड़ा गया। इसको आपने ईगो बना लिया। मैं फिर दोहराता हूं कि डिप्लोमेसी में ईगो नहीं होता। तो आपने ईगो बना लिया, रिश्ता और खराब हुआ। लेकिन फिर आपके समझ में आया कि मालदीव से आप रिश्ता खराब करेंगे, चाइना का रिश्ता तुरंत बन जाएगा। और मिडिल ईस्ट की तरफ निगाह रखने के लिए एक जो जगह है जहां से आप मिडिल ईस्ट पे निगाह रख पाते हैं, वो जगह आपसे हमेशा के लिए छिन जाएगी। जबकि मालदीव के साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं इंडिया के। एक जमाना यह था कि मालदीव में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुना जाता था वो पहली यात्रा भारत की करता था। मालदीव के इस राष्ट्रपति ने, मुइज़्ज़ू ने, पहली यात्रा ईरान की थी। और आप देखिए, हकीकत है कि आज भी पड़ोसियों से हमारे क्या रिश्ते हैं। बांग्लादेश कभी हमारा दोस्त हुआ करता था, वहां के प्रधानमंत्री को वहां से निकाल दिया गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो रहा है और उस समझौते में वीजा फ्री, बिना वीजा के पाकिस्तान का बंदा बांग्लादेश आ सकता है, बांग्लादेश का बंदा पाकिस्तान जा सकता है और भारत इससे चिंता में है। अभी आप देखिए, चाइना के लिए हमने अब जाके 5 साल बाद, 5 साल पहले चाइना यह कर चुका था, 5 साल बाद जाके हमने यह खोला कि चाइना के जो टूरिस्ट होंगे उनको आसानी से वीजा मिल जाएगा। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मोदी जी घबराए हुए हैं, इसीलिए भाग के वो मालदीव गए। मालदीव भी चाहता है भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों, इसीलिए अपने आजादी के दिन उसने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया। लेकिन मालदीव में आपको मिला क्या? जो हमारे विदेश मंत्रालय ने 2 पोस्टर जारी किए हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4,850 करोड़ रुपए भारत देगा मालदीव को। इसके पहले भी मालदीव को काफी पैसे दिए जा चुके हैं। अभी तो 4,850 करोड़ रुपए भारत देगा मालदीव को। साथ में मालदीव में भारतीय टूरिस्ट ज्यादा जाएं, इसके लिए कोशिशें की जाएंगी। कल तक बायकॉट मालदीव चल रहा था। एक ट्रेवल एजेंट जो है, मतलब आजकल वो जो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट होते हैं, उसने मालदीव की टिकट देना बंद कर दिया था, बुक करना बंद कर दिया था। और अब मालदीव में दोबारा यह बात आ रही है कि टूरिज्म को एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अलावा 3300 घर बनवा कर दिए जाएंगे। सोशल हाउसिंग यूनिट जिसको कहा जा रहा है, वो घर बनवा के दिए जाएंगे। और 72 हैवी व्हीकल, 72 हैवी व्हीकल्स दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। इसके अलावा भी बहुत कुछ दिया गया है। यह मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि दिया गया है, क्योंकि यही करने की जरूरत थी 2 साल पहले, साल भर पहले जब यह तमाशा शुरू हुआ था। आखिर आप सब दे ही दे रहे हैं। मालदीव से आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है। जो पहले पोजीशंस आपकी थी मालदीव में, जहां आपकी थोड़ी सी सेना, थोड़ी सी आर्मी और बाकी सब रहते थे, वो फिर से होगी कि नहीं होगी, अभी ये भी बात खुल के नहीं आई है। तो आप मालदीव को लगातार दे रहे हैं। इस पूरी बातचीत थी, उसमें मोदी जी की बड़ी खूबसूरत तस्वीर वहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की दीवार पर लगी थी, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। आप जानते हैं, शाहरुख खान और सलमान खान की तस्वीरें दुबई का जो बुर्ज खलीफा है उस पर लग चुकी हैं। इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये सब आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी में ये सब प्रतीक होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। असल चीज ये है कि मालदीव जाके आपने देने का वादा किया है। मालदीव को जरूरत है। मालदीव कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है, तो आप 4,850 करोड़ उसको दे रहे हैं विकास करने के लिए। एफटीए करने की बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इसमें ज्यादातर चीजें हिंदुस्तान से मालदीव में जाएंगी। मालदीव कुछ ऐसा प्रोड्यूस बहुत ज्यादा नहीं करता है जो वहां से आपके यहां आए। इसके बाद आप कह रहे हैं कि वहां टूरिज्म को बढ़ाने में आप सहयोग देंगे, यानी अपने यहां के टूरिस्ट और ज्यादा आए, इस पर आप काम करेंगे। मैंने आपको बताया, घर बना के देंगे। इसके अलावा आप जो है वहां पर हैवी व्हीकल देंगे, वहां बाकी सारी चीजों में, बाकी सारा इकोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह में मदद करेंगे। ये पहले भी हो रहा था। इसी सब पर बात हो सकती थी डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, जो जनता के बीच में डिस्कस नहीं होती। अंदर अंदर बात हो जाती कि भाई हम तुमको इतने पैसे और दे देंगे, यहां और मदद कर देंगे, इतनी गाड़ी दे देंगे, इतना घोड़ा कर देंगे। ये बायकॉट इंडिया वाला तमाशा मत करो, हमारे लोगों को वापस मत भेजो। लेकिन उस समय ऐंठ दिखानी थी। 1.5 साल बीता और ऐंठ आपकी चली गई। अब भक्त बेचारे, जिन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि मालदीव की हमारी ट्रिप थी वो हमने कैंसिल करा दी। अब वो बेचारे सोच रहे होंगे कि हमने तो मालदीव की ट्रिप कैंसिल करा दी, लेकिन मोदी जी मालदीव चले गए। भक्तों के सीने पर चोट लग रही होगी कि एक मुस्लिम देश में जाकर मोदी जी इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। जो भक्त उस समय मालदीव के मंत्रियों, सांसदों को गालियां दे रहे थे, उनके साथ भिड़े हुए थे। सो उसमें कोई लेना देना नहीं है चाइना का। चाइना एक नहीं 10 गैंग बनाए।
अपनी खुशी से दिन रात डैम बनाता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हेमंत बिस्व शर्मा जी हैज इन इफेक्ट सेड दैट 80% ऑफ ब्रह्मपुत्रा's water comes from inside India. When the river enters India, then it really becomes the mighty Brahmaputra. उसका उस पार से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार से कोई भी लेना देना नहीं है, चाइना साइड से कोई लेना देना नहीं है। Chinese Premier Li Qiang on Saturday announced the start of the construction of $167 billion dam in the lower reaches of the Brahmaputra River, locally known as Yarlung Zangbo, at Nyangchi city, located close to the line of actual control in the Arunachal Pradesh sector. Yarlung Zangbo River in China could produce 300 billion kilowatt hours of electricity annually, 3 times more energy than China's three gorgeous dam, currently the world's largest. The project will not have any negative impact on the downstream regions, Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun said at a media briefing. Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandung said that the issue is that China cannot be trusted. No one knows what they might do. He also called it as water bomb. अच्छा दोस्तों देखिए, विद इन आवर सोवरेनिटी चाइना डिफेंस ब्रह्मपुत्र, तो चाइना डैम बना रहा है। एनडीटीवी वर्ल्ड का ये दिस न्यूज इज टेकन फ्रॉम एनडीटीवी वर्ल्ड, और चाइना कह रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन पेमा खांडू साहब हैं चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, वो कह रहे हैं चाइना पर भरोसा मत करना, एक बार रीचेक कर लो। ही इज सेइंग कि चाइना पे भरोसा मत करो, चाइना कहता कुछ है, वही ट्रंप वाली बात, कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, राइट। अब दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स से हमने न्यूज ली है, व्हाई चाइना रिफ्यूजेस टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू डिस्पाइट 23 राउंड्स ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स, नो सब्सटैंटिव प्रोग्रेस हैज बीन मेड ऑन द इंडो चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट। लेटेस्ट मीटिंग December 2024 saw no breakthrough. In June 2025, special representative Wang Yi and Ajit Doval did not meet formally during the SCO event in Beijing. Agreement aimed to resolve the dispute politically, not historically. In 2006, China began retracting from the agreement. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं ना, ये सारी चीजें छोड़ो, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं चाइना के बारे में, आप एक बात समझ लो। चाइना के हक में यह है कि चाइना इस बॉर्डर को, डिस्प्यूट को, लेट्स से द बॉर्डर डिस्प्यूट, जिंदा रखे। सिंपल सी बात है, मैं 100 बार बोल चुका हूं, फिर से दोहराता हूं दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कुछ है नहीं। There is no physical line of actual control. ये परसेप्शनल है, चाइना सोचता है इधर है, हम सोचते हैं वहां पे, हमारे नक्शे कुछ कहते हैं, चाइना के नक्शे कुछ कहते हैं, इसलिए झड़प होती है। ठीक है, इतना क्लियर है आप सबको। अब चाइना अगर इस मुद्दे को सॉल्व कर देता है, चाइना अगर कहता है कि ठीक है यार, लेन देन करके खत्म करते हैं, ये लाइन है, आप हम हाथ मिलाएं, मैप्स पे हम साइन करते हैं, इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, इंडियन आर्मी वहां से पीछे हट जाएगी, वहां से पीएलए पीछे हट जाएगी, वहां पे बीएसएफ या आईटीबीपी चली जाएगी, वो अपना मामला देखेंगे, हम अपना मामला देखेंगे, ये हमारा बॉर्डर सेटल्ड है यार, यहां पे कोई इशू नहीं है, थैंक यू, जाओ। अगर चाइना ये कह देता है तो चाइना को नुकसान हो जाएगा दोस्तों। चाइना को सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, ये मैं आपको आज समझाऊंगा रशिया और यूक्रेन वॉर के बैकड्रॉप पे। रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना यह चाहता है कि लड़ाई चलती रहे, यह भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। चाइना क्यों चाहता है लड़ाई चलती रहे, और फिर एंड में जब लड़ाई खत्म हो तो रूस जीते, ऐसा चाइना क्यों चाहता है? चाइना इसलिए चाहता है क्योंकि अगर यह लड़ाई रुक जाती है तो एक बहुत बड़ा मैटर सेटल हो जाएगा दुनिया के लिए, जो 3-3.5 साल से चलता चला आ रहा है, और उसके बाद दुनिया का फोकस चाइना के पास चला जाएगा, चाइना के ऊपर चला जाएगा। चाइना नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई नजर डाले। चाइना डज नॉट वांट पीपल लुकिंग एट चाइना। लोग कहते हैं इसमें बिजी रहो यार तुम, इजराइल, गाजा, ईरान, ये एक तरफ चल रहा है, ये रशिया यूक्रेन एक तरफ चल रहा है, तुम हमारी तरफ मत देखो। राइट, दिस इज व्हाट चाइना वांट्स, कि तुम हमें छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, हमारे ऊपर नजर मत रखो, हम अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमी बढ़ाते रहे, फिर तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। सिमिलरली अब अगर हम इस चीज को देखें, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसी प्रकार से चाइना नहीं चाहता कि भारत और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डिस्प्यूट है दोस्तों, तकरीबन 3,500 से ज्यादा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इट्स नॉट स्मॉल, इट्स मैसिव, और चाइना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता है सॉल्व हो। जिस दिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, उस दिन चाइना प्रेशर कैसे डालेगा भारत के ऊपर? सारा 1962 की लड़ाई कहां हुई? हिमालय पे, राइट। 1967 वो नाथुला की लड़ाई कहां हुई? पहाड़ों पे। डोकलाम पहाड़ों पे, तवांग पहाड़ों पे, आप गलवान ले लीजिए, लेटेस्ट गलवान 2020, वो कहां पे? पहाड़ों पे।
जैसा कि आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय मीडिया रो रहा है कि पाकिस्तान इतना सुपर पावर बन चुका है कि चाइना और अमेरिका दोनों बड़े मुल्कों को अपने इशारों पर चला रहा है। दूसरी तरफ भारत की कोई सुनता ही नहीं है, इसी तरह चीख रहा है, चला रहा है भारतीय मीडिया। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।